Hi, good morning to all my medical aspirants. Okay, so today we are going to start from D block elements. I think आपको S और P block elements समझ में आ गई होगी. So लेट्स गो थ्रू इट. देखो अभी स्टार्टिंग से जो बेटा इसमें हम लोगों ने पढ़ा है, जो समझा है, बेसिकली मैं बता रही हूँ. आपने अगर डिवाइस के कोई भी कर रहे हो तो दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू. मतलब स्पेशली जो साइंटिस्ट के बारे में जो चीज़ें थी उसके बारे में देख लिया. फिर आपके वहाँ से स्टार्ट होते हैं टेबल. फाइनली कौन से टेबल को एक्सेप्ट किया गया. एंड देन फिर IUPAC नॉमेनक्लेचर हमने देखा कि कैसे आपके जो 100 के बाद वाले एटमिक नंबर्स वाले जो आपके एलिमेंट्स आते हैं उनका नॉमेनक्लेचर ज़रूरी होता है. वो देखो NCERT के चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. मतलब आपकी केमिस्ट्री में भी जो NCERT में जो डायग्राम्स दिए हुए, चाहे वो फिजिकल के हो, इनऑर्गेनिक के हो और ऑर्गेनिक के भी हो, उस डायग्राम्स को एक बार ज़रूर खुद से बना करके प्रैक्टिस करके जाइएगा. बहुत काम आता है. इवन पीरियोडिक टेबल भी खुद से बनाओगे ना, जो आपको प्रॉपर दिया हुआ है, मतलब सब कुछ नेम के साथ, उसका कन्फिगरेशन, ठीक है. हो सकता है आपको ऐसा नहीं कि आप बैठ के रट रहे हो. नो, ऑफ कोर्स नॉट. आप पता है 1000 क्वेश्चन बना लो, बट अगर आप NCERT का बस इतना भी करके जाते हो ना, इट विल रियली रियली हेल्प यू. वो सच में हेल्प करती है. तो उसमें मतलब ये नहीं है. मैंने ऑर्गेनिक, मुझे लगता है मेरे ऑर्गेनिक में अच्छे स्कोर्स रहे होंगे, बिकॉज मैंने ऑर्गेनिक में बहुत मेहनत किया था. फिजिकल में भी मैंने 11th में किया था, बट 12th आते आते फिजिकल में थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा कम हो गया, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट की वजह से. मैं फिजिक्स से भी, बट मेरी फिजिक्स ठीक ठाक थी, बहुत अच्छी नहीं थी, बट हाँ 11th तक मेरी फिजिक्स अच्छी थी. 12th में भी ठीक ही थी. हाँ 12th में भी सही थी. फिजिक्स में ही मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं. पता नहीं 12th में भी अच्छे रहे, और नीट के भी एग्ज़ाम में फिजिक्स में ही मेरा परसेंटाइल सबसे ज़्यादा रहा है एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री में 1-2 परसेंटाइल उससे कम रहा, और सबसे कम मेरा बायो में परसेंटाइल रहा है. जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ बॉटनी पार्ट. उस टाइम पे जो जिस टीचर से मैं पढ़ रही थी तो उनका मतलब स्ट्रॉन्ग शायद नहीं था, दैट्स वाई थोड़ा मुझे भी प्रॉब्लम हुई. और खुद से मेहनत नहीं करती थी ना, मतलब मैं किसी और को क्या ब्लेम करूँ. मुझे खुद को ही आइडिया नहीं था कि कैसे करना है, एंड कोई गाइडेंस भी नहीं होती है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है. अब देखो डू ब्लॉक एलिमेंट्स, आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं. बहुत होगी बातचीत. अब यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 3 to 12, ये हमारे कहाँ पे लाई करती है? सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल. अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारे कैरेक्टराइज्ड होता है. और ये कैसे फिल होते हैं? तो ये फिल करते हैं पहले अपने इनर डी ऑर्बिटल्स को, मतलब डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को, एंड देयरफॉर इसको क्या बोला जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स. जैसे इस एलिमेंट्स के पास जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो क्या होगी? तो n-1d, मतलब n क्या होगा? आपका क्वांटम नंबर जो हो रहा था वो रहेगा, उसमें से -1 D 1 to 10 पहले फिल कर लेना, और NS 0 to 2, एक्सेप्ट जो हमारा प्लैटिनम होता है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है वो क्या होती है? 4d10 और 5s 0 होती है. ये याद रखिएगा, दिस इज द एक्सेप्शन. और बाद बाकी ये सारे हमारे क्या होते हैं? दे आर ऑल मेटल्स. मोस्टली हमारे कलर्ड आयंस ही फॉर्म करते हैं, या फिर आपके वेरिएबल वैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनमें देखने को मिलेंगी. ऑक्सीडेशन स्टेट इज व्हाट? मतलब जो भी वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की कैपेसिटी को रखते हैं, दैट इज देयर ऑक्सीडेशन. मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को उन्होंने लूज किया तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी. 4 को लूज किया तो 4 हो जाएगी. 5 को लूज किया तो 5 हो जाएगी. फिर पैरामैग्नेटिज्म भी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है. एंड ऑफनली इसे कैसे यूज़ किया जाता है? तो ज़्यादातर कैटलिस्ट, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि जिंक, कैडमियम एंड Hg, मर्क्यूरी. इनके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? n-1 D10 NS2, जिसमें आपकी कोई भी मोस्ट ऑफ द मतलब प्रॉपर्टीज जो होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, ये शो नहीं करते हैं. वैसे ही ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं ये एक ब्रिज बनाते हैं केमिकली एक्टिव मेटल्स S ब्लॉक एलिमेंट्स एंड लेस एक्टिव एलिमेंट्स ग्रुप 13 एंड 14 के बीच में. तो इसको हम लोग इसलिए क्या नाम दे दिया गया है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अब देखो F ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि हमारी क्या है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है. अब देखो 2 रोज होते हैं एलिमेंट्स के, जो कि हमारे बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में ही होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. लेंथेनॉइड्स जो कि हमारे सिल्यूरियम और शायद ल्यूटियम ऐसी था, हाँ, और ये थोरियम एंड लॉरेंसियम. तो ये Z58 से Z71 तक, मतलब Z इज फॉर योर एटमिक नंबर, Z उससे डिफरेंट क्या है. और एक्टिनॉइड्स आपके थोरियम 90 से लेकर के लॉरेंसियम 103 तक के होते हैं. और इसमें आउटर कन्फिग्रेशन आपको क्या देखने को मिलता है? तो n-2, मतलब अगर मान लेते हैं n आपके 6th है तो उसमें से -2 कर दो, मतलब 4f, पहले 14, फिर आपके D0 से 1 और NS2 तक.
इतना ही जाता है। और इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐड होती है हमारी, क्या होती है, वो फिल्ड होती है f ऑर्बिटल में। और ये जो दो सीरीज होते हैं एलिमेंट्स के, इसे क्या बोला गया है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दैट मीन्स f ब्लॉक एलिमेंट्स। ये भी हमारे सारे क्या होते हैं, तो दे आर ऑल मेटल्स। हर सीरीज में क्या होती है, जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की वो ज़्यादातर सिमिलर ही होती है, और जो केमिस्ट्री होती है आपके अर्ली एक्टेनॉइड्स की वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है एज कम्पेयर टू लैंथेनॉइड्स, क्योंकि उसके पास लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, पॉसिबल है। तो ये एक्टेनॉइड एलिमेंट्स के लिए, एक्टेनॉइड एलिमेंट्स जो होते हैं ज़्यादातर आपके रेडियो एक्टिव भी होते हैं, और बहुत सारे हमारे एक्टेनॉइड एलिमेंट्स जो होते हैं ये हमारी क्या करती हैं, नैनोग्राम क्वांटिटीज़ में ही रहती है, या फिर न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी बहुत ही कम रहता है, और केमिस्ट्री इसमें पूरी तरीके से आप स्टडी नहीं कर सकते। और इस एलिमेंट्स को क्या दिया गया है, आफ्टर यूरेनियम, मतलब जो भी यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स हैं दे ऑल आर रेडियो एक्टिव, और उसके स्टडी करने के लिए थोड़ा सा लाइक क्या कह सकते हैं, मुश्किल है, क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं रहेगी, तो वो अपनी स्टेबिलिटी को ही नहीं शो करेगी, तो आप उसमें स्टडी कैसे करोगे। तो डैट इज ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ओके, अब जैसे देखो एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे एनसीईआरटी के, Z117 है एंड 120 तो हैव नॉट येट बिन डिस्कवर्ड, अभी तक ये डिस्कवर नहीं है, तो ये इन विच फैमिली या ग्रुप वुड बी प्लेस, कैसे किस फैमिली में जाएगी। तो सबसे पहले तो ये ग्रुप हेलोजन फैमिली 17 में जाएगी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखा जाए तो कुछ इस प्रकार होंगे, एन एलिमेंट इसका हो तो ये ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। अब मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ब्लॉक्स वाले एलिमेंट समझ में आ गए होंगे, कौन से मेटल्स होते हैं, कौन से नॉन मेटल्स होते हैं, उनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इट। अब बेटा समझते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब देखो, जब भी हम डिस्प्ले किए किसकी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को, S, P, D एंड F ब्लॉक्स में, तो यहाँ पे आपको अनदर एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन भी आपकी दिखाई जा रही है। फिगर 3.3 वेयर इज इट, ये पढ़ी थी, एक मिनट रुको, सॉरी। यहाँ पे देखो ये क्लासिफिकेशन आपकी शो कर चुकी है, ये S ब्लॉक, P ब्लॉक, सॉरी P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। उनके बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। तो जैसे कि एलिमेंट्स को डिवाइड नहीं किया गया है मेटल्स और नॉन मेटल्स में, है ना, मेटल्स और नॉन मेटल्स में तो नहीं डिवाइड किया गया है, उसको क्या डिवाइड कर दिया गया है, S, P, D और F, क्योंकि देखा जाए तो S भी आपके मेटल्स ही है, अल्कली मेटल्स जो है आपके। फिर आपके ये D और F ब्लॉक को भी क्या बोला गया है, मेटल्स ही बोला था, तो पूरे को एक साथ हम रख सकते थे, बट ऐसा नहीं किया गया। तो मेटल्स जो है हमारे मोर देन 78% जो है हमारे ऑल नोन एलिमेंट्स हैं, और ये हमारी कहाँ अपेयर होती है, लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मेटल्स जो होते हैं आपके यूजुअली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बस एक एक्सेप्शन है, दैट इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज एन एक्सेप्शन, दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एंड गैलियम एंड सीजियम ऑल्सो हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स। गैलियम और जो सीजियम होते हैं इनके भी बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट है, नहीं तो बाद बाकी आपके जितने भी मेटल्स होते हैं दे हैव वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, जो कि गैलियम का आपका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 303 के। अब देखो इससे डायरेक्ट आपके टेस्ट सीरीज में तो डायरेक्ट इसको उठा के पूछ दिया जाता है, एनसीईआरटी का एग्जैक्ट यही वर्ड्स को दे करके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मेरे में तो आते थे, अभी भी मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे उसमें भी आते हैं। सीजियम के भी बहुत लो होते हैं, डेट इज 302 के केल्विन, के इज फॉर केल्विन, केल्विन को रिप्रेजेंट करता है। मेटल्स जो होते हैं यूजुअली इनमें हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होती है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज है। और ये क्या होता है, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब है कि आप इसे क्या कर सकते हो, एक थिन शीट के फॉर्म में हैमर से इसे बना सकते हो, जैसे एल्यूमिनियम शीट बनती है एल्यूमिनियम शीट आप घर पे जो लगते हैं, है ना। फिर डक्टाइल भी होती है, मतलब इसे हम क्या कर सकते हैं, वायर्स के फॉर्म, मतलब डक्ट्स के फॉर्म में इसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम इन कॉन्ट्रास्ट अगर नॉन मेटल्स को देखें तो नॉन मेटल्स जो होते हैं ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, तो टॉप राइट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। इनफैक्ट ये हॉरिजॉन्टल रो ही क्या रो में होते हैं। और प्रॉपर्टी जो होती है एलिमेंट्स की ये चेंज करती है, मेटेलिक ऑन द लेफ्ट टू नॉन मेटेलिक ऑन राइट, मतलब लेफ्ट साइड वाले मेटेलिक होंगे और राइट साइड वाले क्या हो जाएंगे आपके नॉन मेटेलिक होंगे। अच्छा, अगर कोई नॉन मेटेलिक है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगी, एसिडिक नेचर या फिर बेसिक नेचर, तो दैट विल शो अ एसिडिक नेचर। अगर नॉन मेटल है तो दैट विल शो अ एसिडिक नेचर, अगर वो क्या है मेटल्स है तो दे विल शो अ बेसिक नेचर।
और नॉन मेटल्स जो होते हैं यूजुअली क्या होता है, आपके सॉलिड और गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, इनकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होती है एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी, जैसे बोरॉन और कार्बन, बस इसमें क्या है, एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शंस को ध्यान रखिएगा। ओके एंड ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो होते ही होते हैं। अच्छा, हीट में आपके 3 फॉर्म से हीट ट्रांसफ़र होते हैं, कौन कौन से वो फॉर्म हैं, कन्वेक्शन, कंडक्शन और एक रेडिएशन, है ना। और तो मोस्टली तो ये, हाँ, इससे यही मुझे बता रहा था कि रेडिएशन आपके नॉन मेटल्स में ज़्यादा होंगी या फिर मेटल्स में, इन मेटल्स, बिकॉज दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ हीट, याद रखिएगा। तो जो भी हमारे मोस्ट ऑफ द जो नॉन मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं, और ना ही वो क्या होते हैं, मेलिएबल और डक्टाइल नेचर के नहीं होते हैं। मतलब हम नॉन मेटल्स की कोई शीट नहीं, क्लोरीन का शीट बनते हुए देखा है, फ्लोरीन का बनते हुए देखा है, ऑक्सीजन की शीट बन रही है, नो ऑफ कोर्स नहीं। वायर देखा है, किसकी बनती है, कॉपर वायर्स बनती है ना, तो इसकी नहीं होती है। तो एलिमेंट्स जो होते हैं इसमें हमारी क्या होती है, ज़्यादा मेटेलिक कब बनती है, जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो मतलब तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कहाँ शो करेगी, जैसे फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक नेचर होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन का क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, बट ऐसा नहीं है कि अल्कली से ज़्यादा होगा, ठीक है। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होती है वो इंक्रीज करती है जैसे ही आप क्या होंगे, लेफ्ट टू राइट जा रहे होंगे पीरियोडिक टेबल में। इसका क्या मतलब है कि अगर आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट, मतलब कि अगर आप इधर से जा रहे हो, हाँ, लिथियम से कहाँ तक, फ्लोरीन तक जा रहे हो, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगी, घटेगी, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगी, बढ़ेगी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होती है एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और जो चेंज होती है हमारी मेटेलिक से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में, ये अब्रप्ट ऐसे कोई एक थिक जिगजैग लाइन में नहीं होती है। एलिमेंट जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम, इसमें आपकी ब्रॉडनिंग ये लाइन देखने को मिलती है, और ये क्या होती है, रन करती है डायगोनली पीरियोडिक टेबल में। और इसमें प्रॉपर्टीज आपके बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी मेटल्स और मेटेलॉइड्स। मतलब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिए गए हुए हैं, ना तो वो मेटल्स में आते हैं ना ही नॉन मेटल्स में आते हैं, बट दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ, मतलब उनके पास दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक है, तो दे विल बी मेटेलॉइड्स, उसे क्या बोल दिया जाएगा, मेटेलॉइड्स। तो इसके एग्जाम्पल जैसे कि सिलिकॉन, याद रखिएगा इसके एग्जाम्पल ध्यान में रखने बेटा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम। ओके, तो ये आपके मेटेलॉइड्स हो गए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, प्रॉब्लम है, कंसिडर द एटॉमिक नंबर एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। इसका एटॉमिक नंबर और पोजीशन को कंसिडर करो एंड अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर के फॉर्म में इसे इंक्रीज करना है। अब देखो, सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पी, क्या होगा, फॉस्फोरस। अब देखो किसका ज़्यादा होना चाहिए इसमें मेटेलिक कैरेक्टर, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। अब देखो बेरिलियम और मैग्नीशियम, इसमें से किसका ज़्यादा हो जाएगा, मैग्नीशियम का ज़्यादा हो जाएगा, मतलब बेरिलियम का सबसे कम। फिर ये आपके पूरे एक ही सीरीज में है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और फॉस्फोरस, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा आपके मेटेलिक कैरेक्टर, सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से होगा। देखो इसका आंसर दिया होगा, किसका देखो सबसे ज़्यादा है, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम, फिर सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, समझे, क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम में किसका ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम का ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आप इसको अरेंज करना स्टार्ट करोगे। तो यही सब में गलती होती है, तो बस लॉजिकली सोचो कि मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा हो सकता है। वैसे ही हम रेडियस पे भी आएंगे तो रेडियाई। अब यहाँ से हमारी क्या शुरू हो जाएगी बेटा, पीरियोडिक ट्रेंड्स हमारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स की, मतलब जो भी हमारी एलिमेंट्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है ग्रुप के अलॉन्ग, पीरियड्स के अलॉन्ग, उसके बारे में। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके ऑब्जर्वेबल मतलब पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपके एलिमेंट्स में। जैसे ही हम क्या करते हैं, ग्रुप की तरफ मूव करते हैं या फिर पीरियड की तरफ पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पीरियड की अगर बात की जाए तो केमिकली जो रिएक्टिविटी जो होती है, टेंस जो होती है, वो हाई होती है आपकी किसमें, ग्रुप 1 मेटल्स में, और लोअर होती है किसमें, एलिमेंट जैसे ही आप टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द टेबल जाते हैं, और फिर इंक्रीज कर जाती है किसमें, मैक्सिमम हो जाती है ग्रुप 17 ऑफ नॉन मेटल्स। तो इस तरीके से आपकी क्या होती है, केमिकल रिएक्टिविटी का
प्रोसेस शुरू होता है। वैसे ही अगर आप एक ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेटल जैसे कह लेते हैं कि अल्कली मेटल्स है, तो इसमें रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाते हो, और आपकी क्या होती है जो वेयर एज जो हमारे ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कि हेलोजेंस, तो इसमें जो रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज करती है ना कि इंक्रीज करती है। मतलब रिएक्टिविटी भी क्या होगी आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है मेटल्स से रिएक्ट, जितना मतलब मेटेलिक होगा वो क्या होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और वो नॉन मेटेलिक जितना समझाता हो क्या होगी रिएक्टिविटी कम हो रही है डाउन द ग्रुप। तो ऐसे जो तो व्हाई डू दीज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स फॉलो दीज ट्रेंड्स, क्यों ऐसा ये ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, जैसा कि अब देखो हाउ कैन वी एक्सप्लेन पीरियोडिसिटी, हम कैसे इस पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ थ्योरीज हमें देखनी पड़ेगी एटॉमिक स्ट्रक्चर की और एटम्स की प्रॉपर्टीज़ को। तो इसी सेक्शन में हम क्या करेंगे उसके प्रॉपर्टीज़ के कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एनर्जी लेवल के टर्म्स में कैसे ये आपके वेरिएशंस को शो करते हैं। अब सबसे पहला है ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल इसके बाद आएगी। अब देखो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो ट्रेंड्स है, तो यहाँ पे न्यूमरस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं एलिमेंट्स के, जैसे कि मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, हीट्स ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन। तो ये सारी हमारी पीरियोडिक वेरिएशंस है। अब फिजिकल और केमिकल तो समझ में आता होगा नहीं, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होंगी ना, हाँ ठीक है। तो अब फिर इसको डिस्कस करते हैं आपके पीरियोडिक ट्रेंड्स को किसके रिस्पेक्ट में, तो एटमिक और आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको इतना ही पढ़ना है, एटमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब सबसे पहले देखते हैं एटमिक रेडियस। अब खुद सोचो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर से पीरियोडिक टेबल पे तो नहीं जाऊंगी, डायरेक्ट यहीं आती हूँ। रिमेंबर ग्रुप 1 एलिमेंट, याद करो ग्रुप 1 में क्या स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम है। एटमिक नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है, अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटमिक नंबर आपका बढ़ता है। तो जब एटमिक नंबर बढ़ेगा तो एटम की साइज भी क्या होगी, बढ़ेगी या घट जाएगी। एटम की जब साइज बढ़ेगी तो क्या एटम की रेडियस, क्योंकि एटम को मैंने क्या माना है, स्फेयर माना है, क्योंकि एक 3D स्ट्रक्चर है, तो इसमें रेडियस भी उसकी क्या होगी, बड़ी होगी, है ना, घटेगी नहीं। चलिए तो देखते हैं। तो एटमिक रेडियस, जैसे कि आप बहुत अच्छे से इमेजिन कर सकते हो कि जब भी एक साइज ऑफ एटम को देखें तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा जब एक बॉल की रेडियस को मेजर करना है। आपको पता है क्यों, क्योंकि फर्स्टली क्योंकि इनके जो साइज होते हैं एटम के लगभग कितने होते हैं, 1.2 एंगस्ट्रॉम, मतलब 1.2 × 10⁻⁻10 मीटर रेडियस में, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा वाला, लाइक वेरी वेरी स्मॉल। और सेकेंडली दूसरी चीज़ क्या है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं वो सराउंड करते हैं अपने एटम में, और इसमें कोई शार्प बाउंड्री भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। मतलब डिटर्मिनेशन करना आपके एटमिक साइज को प्रिसाइजली, मतलब एग्जैक्ट साइज बताना, दैट इज मोर डिफिकल्ट टू से द एग्जैक्ट साइज। अगर दूसरे वर्ड में बात करें तो यहाँ पे कोई ऐसा भी प्रैक्टिकल वे नहीं है जिससे हम क्या कर सके, एग्जैक्ट साइज बता सके एक इंडिविजुअल एटम को, जिसको हम मेजर करके बता सके कि ये इतना ही साइज होगा। देयर इज नो एनी स्टिल, बट हायर क्लासेस में इसके बारे में बताया जाए कि हाँ है, ठीक है। तो एक एस्टिमेट आपके एटमिक साइज में माना जाता है कि एक डिस्टेंस बिटवीन जो भी हमारे एटम्स में क्या हो रहा है, कंबाइंड स्टेट में है, उसको बताया जा सकता है। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच में जब भी हम क्या करते हैं, एक एस्टिमेट निकालते हैं एक एटम की साइज के, वो भी नॉन मेटेलिक एलिमेंट के, तो उसको कैसे मेजर करते हैं, तो जो भी डिस्टेंस होता है उन दोनों एटम्स के बीच में जहाँ से वो जुड़ते हैं, और क्या बनाते हैं, एक सिंगल बॉन्ड, जिसे हम लोग कोवैलेंट मॉलिक्यूल बोलते हैं, तो वो हमारा कोवैलेंट रेडियस वहाँ से हम निकालते हैं। वह यहीं से हमारे क्या कर सकते हैं, एलिमेंट का हम एक रेडियस को कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, बॉन्ड डिस्टेंस है किसके बीच में, क्लोरीन मॉलिक्यूल, मतलब Cl2 है, Cl बॉन्ड डिस्टेंस दिया हुआ, मतलब ये वाला डिस्टेंस दिया गया है, इसका हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 99 पिकोमीटर। तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं कि ये क्लोरीन का यही शायद एटमिक रेडियस होगा। तो इट्स लाइक अ अजम्पशंस। वैसे ही मेटल्स के टर्म में अगर मैं बात करूँ तो जैसे मेटेलिक रेडियस, तो इसमें हमारी क्या होती है, हाफ हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को मानते हैं, जो कि हमारे सेपरेट करती है मेटल कोर्स को मेटेलिक क्रिस्टल्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया जो भी डिस्टेंस होंगे दो एडजेसेंट कॉपर एटम्स के बीच में, मतलब एक सॉलिड कॉपर में इतना है, तो मेटेलिक रेडियस कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही सिंप्लिसिटी के लिए इस बुक में हमने किसको टर्म यूज़ किया है, तो एटमिक रेडियस का इस्तेमाल किया है, ताकि हम रेफर कर पाए दोनों ही कोवैलेंट या फिर मेटेलिक रेडियस के लिए। डिपेंड करता है कि वो हमारा क्या है, नॉन मेटल है या मेटल है उस पर। और एटमिक रेडियस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, तो बाय द हेल्प ऑफ एक्सरे या फिर
माइक्रोस्कोपिक मेथड्स की मदद से हम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ एटॉमिक रेडियस दिए हुए हैं हमारे पर पिकोमीटर, पीरियड्स में हो रहा हूँ। देखो एटॉमिक पीरियड आपके लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। रेडियस कितना दिया हुआ है? लिथियम का 152 होता है, बेरिलियम का 111 होता है, बोरॉन का 88 होता है, कार्बन का 77 होता है, नाइट्रोजन का 74 होता है, ऑक्सीजन का 66 होता है एंड फ्लोरीन का 64 होता है। अब बताओ मुझे पीरियड के अलॉन्ग क्या आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है? इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? आप बता देना मुझे, वैसे ही इसमें भी देख के बता देना, ठीक है? घट रहा है या बढ़ रहा है? बता दोगे? घट रहा है, दिख तो रहा है ना क्लियरली, मैम दिख तो रहा है, आप क्यों नहीं देख पा रही है? हाँ बिल्कुल, मैं तो देख रही हूँ कि हाँ क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, दिस इज। तो पीरियड के अलॉन्ग क्या होता है? आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज अलॉन्ग मूव द पीरियड। बट ग्रुप के अकॉर्डिंग जस्ट क्या होता है? ऑपोजिट हो जाती है। एटॉमिक रेडियस देखो यहाँ पे आपकी क्या हो रही है? रुबीडियम, सीजियम, अच्छा सीजियम के बाद फ्रांसियम आता है ना, आता तो है फ्रांसियम ही आता है इसमें, तो मैंने तो यही याद किया था, हो सकता है। अब देखो इसमें भी क्या हो रही है? आपकी एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है, डाउन दी ग्रुप इंक्रीजेस। तो यहीं पे आपके कुछ एटॉमिक रेडिया जो हमने देख लिया है। तो दो ट्रेंड्स हमें देखने को मिला। तो इस ट्रेंड्स को हम कैसे इलेबोरेट कर लेंगे? तो इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी और एनर्जी लेवल के फॉर्म में। तो जो एटॉमिक साइज होती है वो जनरली क्या करती है? डिक्रीज करती है आपके पीरियड के अलॉन्ग, जो कि यहाँ पे देखने को मिला। क्यों? क्योंकि पीरियड के दौरान क्या होता है, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सेम वैलेंस सेल होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है? इस पे बढ़ते जाती है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर भी बढ़ते जाती है। और जैसे ही अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है तो क्या होगा? जो हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को और अपने पास अट्रैक्ट करेगा। जितना इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा तो आपकी साइज क्या होंगी एटम की? वो छोटी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके अट्रैक्शन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स में बढ़ जाते हैं टुवर्ड्स दी न्यूक्लियस। तो जिसकी वजह से आपका क्या हो जाता है? अलॉन्ग द पीरियड जब हम मूव करते हैं तो एटम्स के साइज डिक्रीज होने लगते हैं। अगर वैसे ही हम फैमिली या फिर वर्टिकल कॉलम में जाए पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक रेडियस जो होते हैं इंक्रीज करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटॉमिक नंबर भी क्या हो रहा है? लगातार बढ़ते जा रहा है। तो अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है अल्केली मेटल्स एंड हेलोजेंस, तो जैसे ही अगर हम ग्रुप्स के अकॉर्डिंग डिसेंड करेंगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो रहे हैं? आपके काफ़ी ज़्यादा दूर जाते जा रहे हैं। कहाँ से? आपके न्यूक्लियस से। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारी इनर एनर्जी लेवल्स है वो फिल्ड है पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन से, जिसकी वजह से हमारा जो शील्ड है आउटर इलेक्ट्रॉन्स में वो न्यूक्लियस को बहुत ज़्यादा पुल नहीं कर पा रही है। तो कंसिक्वेंटली जो साइज होता है एटम के इसकी वजह से बढ़ जाते हैं। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है कि बेटा ऐसा क्यों हो रहा है। सो यू मस्ट नो डैट, क्योंकि उसमें क्या हो रही है? आपकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है पीरियड में। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हो जो एटॉमिक रेडियाई होते हैं नोबल गैसेस के, इसको कंसिडर्ड नहीं किया गया है क्योंकि वो क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक होते हैं, मतलब नॉन बॉन्डेड रेडियाई होते हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा क्या वैल्यूज़ जो होते हैं उनकी बहुत ही बड़ी होती है। इनफैक्ट जो रेडियाई होते हैं नोबल गैसेस के वो शुड बी कंपेयर नॉट विद द कोवेलेंट रेडियाई, ना ही उसको हम कोवेलेंट रेडियाई से उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बट हाँ वैन वाल्स रेडियाई से दूसरे एलिमेंट्स के कंपेरिजन में देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो तो यही दिखाया गया है आपके वेरिएशन एटॉमिक रेडियस का एटॉमिक नंबर अक्रॉस द पीरियड। इस तरीके से आपकी ग्राफ है। सो रिमेंबर दिस ग्राफ, ये ज़रूरी है। तो इसके लिए जितना ज़्यादा अगर एनसीईआरटी की ये डायग्राम्स जो है ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आयनिक रेडियस देखा जाए, चलो समझते हैं आयनिक रेडियस का। तो आई होप समझ में आ गया। एटॉमिक रेडियस बहुत ईजी है, उसको समझने की बस ज़रूरत है बेटा आपको। अब देखो आयनिक रेडियस में क्या होता है। तो आयनिक रेडियस मतलब कि आयंस बनाने हैं, मतलब कि आपके इलेक्ट्रॉन्स को या तो रिमूव करेंगे या फिर ऐड करने के बाद उसकी रेडियस को बताना है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं बेटा, रिमूव करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को, कहाँ से? एटम से। तो इसमें हमारा क्या फॉर्मेशन होता है? कैटायन का। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है तो क्या बनाती है? एनायंस बनाती है। तो जो आपकी आयनिक रेडियाई होती है इसको अगर हम एस्टिमेट अगर मेजर करना होता है इसके बीच के डिस्टेंस को, तो कैटायंस एनायंस को हम लोग आयनिक क्रिस्टल्स के फॉर्म में मेजर करते हैं। तो इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो जो आयनिक रेडियाई होती है एलिमेंट्स की, इसमें क्या होती है? आपकी सेम ट्रेंड देखने को मिलती है एज एटमिक रेडियाई, मतलब कैटायन जो होता है स्मॉलर होती है एज कंपेयर टू अपने पेरेंट एटम, क्योंकि इसके पास फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसमें न्यूक्लियर चार्ज में
सेम रहते हैं, और जो साइज होती है अनायन की वो लार्जर हो जाती है एज कम्पेयर टू पेरेंट एटम। तो ये कंडीशन जो होती है 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी इसमें इंक्रीज हो जाते हैं रिपल्सन हमारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ये कम करने लगता है, जैसे कि यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आयनिक रेडियस जो है आपके फ्लोराइड का कितना है F माइनस का 136, और जो एटमिक रेडियाई है फ्लोरीन का वो कितना है आपका ओनली 64 pm। तो अदर हैंड अगर हम देखें तो एटमिक रेडियस जो होती है सोडियम की 186 पिकोमीटर होती है, लेकिन आयनिक रेडियस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि वो एक स्टेबल कन्फिगरेशन को अटेन कर लेती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, तो कुछ हमारे जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले होते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे कन्फिगरेशंस जो इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद या फिर लेने के बाद उनकी एटमिक कन्फिगरेशन सेम हो जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे। जैसे O2 माइनस, O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑक्सीजन में कितने होते हैं पहले ये बता देना मुझे। ऑक्सीजन का एटमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। 2 माइनस लिखा हुआ है मतलब कि उसमें क्या हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा, मतलब उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लिया है। तो उसके बाद अब क्या कन्फिग्रेशन किसकी हो जाएगी, नियन। नियन इज अ नोबल गैस। वैसे ही फ्लोरीन माइनस है, फ्लोरीन का कितना एटमिक नंबर होता है, 9 होता है। 9 में एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया तो 10 हो गया, डेट मीन्स कन्फिग्रेशन किसकी हो जाएगी, नियॉन की हो जाएगी। वैसे ही आपकी सोडियम Na+ का एटमिक नंबर 11 होता है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, डोनेट कर दिया है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इसी तरीके से सब में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10, मतलब कि ये क्या कर रहे हैं आपके किसके कन्फिग्रेशन को शो कर रहा है, नियॉन। बट इनके जो रेडियस होंगे वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि इन पे डिफरेंट क्या है, न्यूक्लियर चार्जेस प्रेजेंट है, मतलब इनके जो न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो अभी भी क्या है, अलग है, तो इसीलिए वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, अब देखो एटमिक रेडियस का वेरिएशन आपके एल्कली मेटल्स एंड हेलोजेंस में ये ग्राफ दिखाई गई है। और जो भी केटायन आपके क्या होंगे, जो ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे उनके पास क्या होंगे, स्मॉलर रेडियस होगी, मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब कि अगर मैं बताऊं Na+, Mg2+, हाँ हो गया, तो उनके जो रेडियस होंगे और छोटे होंगे, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन जो हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा हो रही है। और अनायन में जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसमें रेडियस क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। इन केस आपके नेट रिपल्सन जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आउटवेट कर देते हैं न्यूक्लियर चार्ज को, और आयन की साइज जो होती है वो एक्सपैंड कर जाती है। जैसे कि यहाँ पे आपके एक दिया हुआ एक क्वेश्चन, लेट्स सी दिस, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज। अब इसमें सबसे छोटा साइज किसका होगा और सबसे बड़ा साइज किसका होगा, आप बताओगे मुझे। अब देखो प्लस चार्जेस सबसे ज़्यादा किस पे है, Al3+ पे, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा आपका Al3+, उससे छोटा Mg2+, है ना। लेकिन अब फिर Mg और Al में हमें देखना होगा, तो पीरियड के अलॉन्ग जब हम मूव कर रहे थे तो साइज बढ़ रही थी या घट रही थी, साइज डिक्रीज कर रही थी, तो किसका साइज ज़्यादा हो जाएगा, लार्जेस्ट स्पीसीज इसमें Mg हो जाएगी। तो इस तरीके से जब पढ़ोगे ना समझ करके, क्वेश्चंस इसमें गलत हो ही नहीं सकते, और ये अरेंजमेंट वाले में ही क्वेश्चंस गलत होते हैं। सो रिमेंबर दिस थिंग। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी समझेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स आती है। ये 2 पार्ट तो अभी ईजी था, बट इसके बाद वाले में भी समझो, और उसमें भी देखना नहीं आएगा। ओके, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चंस लगाओ, हो जाएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड बी योरसेल्फ। मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है, खुद मोटिवेटेड रहा करो। योर कंडीशन शुड बी योर मोटिवेशन। आप जिस कंडीशन में हो आपका मोटिवेशन वही होना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको बेटा कोई मोटिवेट नहीं कर सकती है। क्योंकि मुझे मेरे कंडीशंस ने मुझे मोटिवेट किया है, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल गेट मोटिवेटेड बाय देयर कंडीशन। जो आपकी कंडीशन होती है आप उसी से मोटिवेशन, क्योंकि आपको हर दिन उठ करके एक ही काम करना है। लाइक आप डेली उठ रहे हो, यू हैव टू डू दैट थिंग, दैट वॉज इंटरेस्ट होनी चाहिए आपकी। अब ज़बरदस्ती आपसे नहीं करवाया जा सकता। हाँ, ज़बरदस्ती आपको एक टाइम के बाद करना भी पड़ता है, दैट्स ऑल्सो ट्रू, बट खुश रहने के लिए वो आप खुद से करोगे। सो बी हैप्पी, जो भी चीज़ कर रहे हो उसमें खुश रहने की कोशिश करो, रहने की कोशिश नहीं, जस्ट रहो, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हैप्पी इन द लाइफ। ओके, सो बाय।